पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में लॉ कॉलेज की छात्रा से गैंगरेप मामले में पुलिस ने एक और गिरफ्तारी की है। पुलिस ने लॉ कॉलेज के गार्ड पिनाकी बनर्जी को गिरफ्तार किया है। छात्रा के साथ गैंगरेप केस में यह चौथी गिरफ्तारी है। वहीं पुलिस मुख्य आरोपी समेत 3 अन्य लोगों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है, जिसमें मनोजीत मिश्रा, जैब अहमद, प्रोमित मुखोपाध्याय को गिरफ्तार किया गया है। एफआईआर के अनुसार 24 वर्षीय पीड़िता के साथ कॉलेज के गार्ड रूम के अंदर कथित तौर पर बलात्कार किया गया था। मुख्य आरोपी ने उसके साथ बार बार मारपीट की और उसे धमकाया, जबकि 2 अन्य लोग खड़े होकर देखते रहे। उसने यह भी आरोप लगाया कि घटना के दौरान कॉलेज का गेट बंद कर दिया गया था और सुरक्षा गार्ड को बाहर इंतजार कराया गया था। कॉलेज परिसर में हुई घटना में पिनाकी की संदिग्ध संलिप्तता के लिए उन्हें कस्बा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बता दें कि इससे पहले कोर्ट ने तीनों आरोपियों को 4 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। पीड़िता का न्यायिक मैजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दर्ज कराया गया है। मेडिकल में सामूहिक दुष्कर्म की पुष्टि हुई है। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजुमदार ने कोलकाता में हुई सामूहिक दुष्कर्म मामले पर कहा कि आरजी कर की घटना और लॉ कॉलेज में सामूहिक दुष्कर्म की दोनों ही घटनाएं शैक्षणिक संस्थानों के अंदर ऐसी घटनाएं हो रही हैं और सरकार उसे रोकने में असमर्थ है, तो ये एक दयनीय विफलता है। ये राज्य प्रशासन और राज्य की गृह मंत्री ममता बनर्जी की विफलता है और शैक्षणिक संस्थानों पर भी एक धब्बा है। आप शिक्षा प्रतिष्ठान के अंदर ऐसी चीज घट रही है एक के बाद एक और आप उसे रोक नहीं पा रहे हैं, so it is a pathetic failure and failure of the state administration, that is the home minister of the state, is state के होम मिनिस्टर ममता बनर्जी, उनकी फेलियर है। और उसके साथ साथ मुझे लगता है कि इन सब एजुकेशन इंस्टीट्यूट के साथ जो मंत्रालय जुड़े हुए हैं उनके लिए भी एक बहुत बड़ी एक धब्बा है और मुझे तो लगता है कि इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए किसी को तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए। तो वो जो मेन एक्यूज्ड है वो भी और जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं ये भी, इसके साथ तो फोटोज भी है बहुत सारे नेताओं के, सभी टीएमसी से रिलेटेड है। कब आप फोटो कैसे डिलीट करेंगे? सोशल मीडिया में फोटो है, आप डिलीट नहीं कर सकते। अभिषेक बनर्जी के साथ फोटो है जो दर्शाता है कि दे आर एसोसिएटेड विद टीएमसी। तो टीएमसी को इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। और मैं बोल रहा हूँ सिर्फ इस कॉलेज में नहीं, हर कॉलेज में ऐसे नेक्सस बन चुका है, ऐसी चीजें हो रही है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कोलकाता में दुष्कर्म मामले पर कहा कि पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है और तुष्टीकरण की राजनीति के कारण ये और खराब हो रही है, जिसका परिणाम आज पश्चिम बंगाल में दिख रहा है। इस तरह की घटनाएं तुष्टीकरण की कारण ज्यादा हो रही हैं, ये बंगाल के लिए कलंक है। वेस्ट बंगाल में की व्यवस्था बिगड़ी हुई है और जो तुष्टीकरण की राजनीति है उसके कारण और बिगड़ते जा रही है। उसी का ही ये परिणाम आपको देखने को मिला। ये अपीचमेंट पॉलिसी के कारण इस तरह की घटनाएं ज्यादा हो रही है। ये बंगाल के लिए दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, कलंक है बंगाल पे। बिहार में रोजगार के साथ साथ कानून व्यवस्था को और सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ी पहल हुई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती के माध्यम से चयनित 21,391 नए सिपाहियों को राजधानी पटना के बापू सभागार में आयोजित विशेष समारोह में उन्होंने आज नियुक्ति पत्र सौंपा। नियुक्त हुए सिपाहियों में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हैं। ये बहाली प्रक्रिया 2023 में शुरू हुई थी, जिसके तहत 17.87 लाख से अधिक युवाओं ने आवेदन किया था। लिखित परीक्षा अगस्त 2024 में 6 चरणों में आयोजित की गई थी। इस मौके पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि देश के किसी भी राज्य में इतनी महिला पुलिसकर्मी नहीं है जितनी बिहार में है। 21,391 सिपाहियों की सीधी बहाली का काम पूरा हो गया है। तो ये तो खुशी की बात है कि इनकी हो गई है। इसमें इन्होंने ये भी कर दिया है कि कुल मिलाकर के इन लोगों के लिए और लोगों की संख्या होने वाली है और ये अगले बार जो है ये कुल मिलाकर के इसमें से जो हमने कहा 19,838, ये तो इतना हो गया है। 23,391 आप सबका स्वागत है। तो अब फिर अगली बार भी 19,838 ये लोग कर रहे हैं। जगह जगह हर जगह लोगों की भर्ती होनी चाहिए, तो बहुत अच्छा है। अब ये सब होगा तो हमको जानते ही न है कि कितना कम। आपको शुरू में बता चुके हैं कि 42,481, तो उसको बढ़ा करके 1,10,000 और हमने कह दिया कि अब 2,29,000 इसको कर दें।
बिहार राज्य निर्वाचन कार्यालय ने आधुनिक तकनीक की ओर से एक और कदम बढ़ाया है। बिहार देश का एक ऐसा पहला राज्य बन गया है जहां मोबाइल के जरिए ऑनलाइन वोटिंग हुई। ये ई वोटिंग आज बिहार की नगरपालिका आम और उपनिर्वाचन 2025 के लिए हुई। बिहार राज्य निर्वाचन कार्यालय ने बताया कि ई वोटिंग से मतदान करने वाले पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या 51,157 है, जिसमें प्राथमिक रूप से वरिष्ठ नागरिक, शारीरिक रूप से दिव्यांग, असाध्य रोग से ग्रसित, गर्भवती महिलाएं एवं प्रवासी मजदूर मतदाता शामिल हैं। पटना, पूर्वी चंपारण, रोहतास, गया, बक्सर, बांका, सारण और सिवान की नगरपालिकाओं में हो रहे इन चुनावों में सबसे ज्यादा पंजीकरण बक्सर में हुआ है। ई वोटिंग के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने 3 दिन पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ रणनीति और तकनीकी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की थी। आयोग का मानना है कि ई वोटिंग स्मार्ट, पारदर्शी और सुलभ चुनाव प्रक्रिया है। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी दीपक प्रसाद ने बताया कि आयोग का सदैव प्रयास रहा है कि प्रत्येक मतदाता को स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी, उत्तरदायित्वपूर्ण और सुलभ मतदान प्रक्रिया उपलब्ध कराई जाए। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए ई वोटिंग का प्रयोग किया जा रहा है। देश में बिहार में पहली बार ई वोटिंग अपनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि ये ऐच्छिक सुविधा है, जो इसे लेना चाहते हैं वही लेंगे। उन्होंने कहा कि इसका इस्तेमाल करने से पहले पंजीकरण कराना होगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज 17 से वर्चुअल माध्यम के जरिए पुरुलिया से हावड़ा तक चलने वाली एक मेमू सेवा को हरी झंडी दिखाई। ये रेल सेवा पश्चिम बंगाल के पश्चिमी भाग जैसे पुरुलिया और बांकुरा को पूर्वी बर्धमान और हुगली के माध्यम से कोलकाता से जोड़ेगी। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री सुकांत मंजुमदार भी मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश में वर्षों से विलुप्त हो रही नाहल नदी को अब प्रशासन ने पुनर्जीवित करने का बीड़ा उठाया है। इसके लिए जिला अधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी ने नाहल नदी का स्थलीय निरीक्षण किया। 65 किलोमीटर लंबी नाहल नदी रामपुर जिले के मिल्क तहसील से होते हुए बरेली में प्रवेश करती है, लेकिन अब ये नदी सूख चुकी है। बड़े पैमाने पर यहां अतिक्रमण है, जिसे हटाकर जिला प्रशासन नदी का पुनरुद्धार करने का योजना बना रहा है। इसके लिए जिलाधिकारी बरेली ने टास्क फोर्स का गठन किया है। ये टास्क फोर्स मुख्य विकास अधिकारी के निर्देशन में काम करेगी और नदी में अविरल धारा प्रवाहित करने में मदद करेगी। इस नदी के पुनर्जीवित होने से आसपास के ठिकानों को, आसपास के किसानों को फसल के लिए पानी उपलब्ध कराया जाएगा। जो विलुप्त हो रही नदियां हैं या जो मृतप्राय हो चुकी हैं, सूख गई हैं, उन सभी नदियों को तथा एक एक झील को पुनर्जीवित, पुनरुद्धार करने का जो एक काम सौंपा गया है, जिम्मेदारी दी गई है, उसी की कड़ी में हम लोगों ने जो हमारी मीरगंज तहसील है, वहां पर जो नाहल नदी है, वो भी जो पहले की लगभग बरेली जनपद में 15 किलोमीटर के लंबे एरिया में बहती है, वो भी लगभग मृतप्राय हो चुकी है, सूख चुकी है। उसको अब पुनरुद्धार करने का, उसको पुनर्जीवित करने का जो बीड़ा है, वो जिला प्रशासन ने उठाया है और जन सहभागिता से इसके पुनर्जीवन का जो है कार्य करना है। इस महोत्सव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धर्म चक्रवर्ती की उपाधि से अलंकृत किया गया। पीएम को मानव कल्याण, विश्व शांति, पर्यावरण संरक्षण सहित विभिन्न क्षेत्रों में योगदान के लिए ये उपाधि दी गई। साथ ही राष्ट्र सेवा और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने में पीएम के योगदान का विशेष रूप से उल्लेख किया गया। आज इस अवसर पर आपने मुझे धर्म चक्रवर्ती की उपाधि देने का जो निर्णय लिया है, मैं खुद को इसके योग्य नहीं समझता, लेकिन हमारा संस्कार है कि हमें संतों से जो कुछ मिलता है उसे प्रसाद समाज जाता है, और इसलिए मैं आपके इस प्रसाद को विनम्रतापूर्वक स्वीकार करता हूं और मां भारती के चरणों में समर्पित करता हूं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विश्व की सबसे प्राचीन जीवंत सभ्यता है। भारतीय दर्शन के स्रोत हमारे ऋषि मुनि, महर्षि, संत और आचार्य हैं। पीएम ने कहा कि आचार्य विद्यानंद जी मुनिराज भारत की इसी परंपरा के आधुनिक प्रकाश स्तंभ है। उन्होंने जैन इतिहास को भी उसकी सही पहचान दिखाई। जैन दर्शन और अनेकांतवाद जैसे मौलिक ग्रंथों की रचना कर उन्होंने विचारों को गहराई, व्यापकता और समरसता दी।
मंदिरों के जीर्णोद्धार से लेकर गरीब बच्चों की शिक्षा और सामाजिक कल्याण तक उनका हर प्रयास आत्म कल्याण से लेकर लोक मंगल तक जुड़ा रहा। पीएम ने कहा कि उनकी सरकार ने प्राकृत को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया। पीएम ने कहा कि हम भारत की प्राचीन पांडुलिपियों को डिजिटाइज करने का अभियान भी चला रहे हैं। पीएम ने कहा कि भारत सेवा प्रधान, मानवता प्रधान देश है। भारत सेवा प्रधान देश है, भारत मानवता प्रधान देश है। दुनिया में जब हजारों वर्षों तक हिंसा को हिंसा से शांत करने के प्रयास हो रहे थे, तब भारत ने दुनिया को अहिंसा की शक्ति का बोध कराया। हमारा सेवा भाव अनकंडीशनल है, स्वार्थ से परे है और परमार्थ से प्रेरित है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आचार्य प्रज्ञा सागर जी महाराज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को सराहा। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया। भगवान महावीर स्वामी कहते हैं, क्या है अहिंसा राजा की और प्रजा की, ना छेड़ेंगे किसी को कभी, और जो छेड़ेगा तो उससे छोड़ेंगे नहीं। जैसे 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 आपने सिंदूर ऑपरेशन में करके दिखा दिया है। प्रज्ञा सारा महाराज साहब ने कहा कि जो हमें छेड़ेगा अरे मैं जैनियों के कार्यक्रम में हूं, अहिंसावादियों के बीच हूं और अभी तो आगाह वाक्य बोला हूं और आपने पूरा कर दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में आयुष मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया। 1 जुलाई को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रदेश के पहले आयुष विश्वविद्यालय का लोकार्पण करेंगी। असम सरकार ने प्रदेश में अवैध अप्रवासियों पर रोक लगाने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। असम में अवैध अप्रवासी आधार कार्ड प्राप्त न कर सकें, इसके लिए राज्य सरकार ने नए नियम लागू करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने शुक्रवार को कहा कि इसके तहत वयस्कों के लिए आधार कार्ड केवल जिला आयुक्तों द्वारा ही जारी किए जाएंगे। ये कदम राज्य में सुरक्षा कड़ी करने और घुसपैठ को रोकने के लिए सरकार के चल रहे प्रयासों के हिस्से के रूप में उठाए गए हैं। सीएम शर्मा ने नए उपायों पर चर्चा करने वाली राज्य कैबिनेट की बैठक के बाद ये घोषणा की। उन्होंने आगे कहा कि हम अगली कैबिनेट बैठक में इस पर निर्णय लेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि आधार जारी करने के नियमों को कड़ा करने का निर्णय राज्य सरकार के अपने जनसांख्यिकी प्रोफाइल की सुरक्षा के प्रयासों में सहायता करेगा। हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि अवैध घुसपैठियों का पता लगाने, उन्हें वापस भेजने के चल रहे प्रयासों के तहत 20 और बांग्लादेशियों को वापस भेजा गया। सरकार में कैबिनेट बैठक में ये चर्चा हुए थे कि आधार कार्ड हम एडल्ट सिटीजन को अभी आगे देने का जो नियम है, इसको थोड़ा हम लोग टाइट बनाना चाहता हूं। बांग्लादेश से जो लोग आते हैं भारत और असम में, नॉर्मली ये लोग एडल्ट होते हैं। हमारा जितना आधार का कवरेज है ऑलरेडी हम लोग 100% अचीव कर चुका हो। तो इसीलिए अगर कोई नया एडल्ट व्यक्ति आधार मांगे तो हम इसको पूरा थॉरो इंक्वायरी करना चाहता हूं और डीसी को ही अधिकार होगा उनको आधार देने का। ऐसा एक नियम परिवर्तन का बारे में आज हम लोग चर्चा किया हो और मेरा लगता है कि ऐसा अगर नियम बन जाते हैं तो बांग्लादेश से आते हुए फॉरेनर्स को आधार कार्ड लेना मुश्किल हो जाएगा। सीएम शर्मा की अध्यक्षता में असम कैबिनेट ने शुक्रवार को कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। असम कैबिनेट ने मिशन वसुंधरा 3.0 के तहत 11 जिलों के शहरी क्षेत्रों में 942 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए सरकारी भूमि के आवंटन को भी मंजूरी दी। इसके साथ ही राज्य कैबिनेट ने असम पंचायत संविधान नियम 1995 के कुछ प्रावधानों में संशोधन को भी मंजूरी दी है। सीएम शर्मा ने कहा कि इसमें यह प्रस्तावित है कि जिला परिषद के अध्यक्ष उपाध्यक्ष के पदों को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए के माध्यम से आरक्षित किया जाएगा।
भाजपा नेता पीयूष गोयल ने आपातकाल को लेकर कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा। एक पुरानी न्यूज क्लिप का हवाला देते हुए पीयूष गोयल ने कहा कि इस पुरानी न्यूज क्लिप में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को यह कहते हुए दिखाया गया है कि संविधान को समय समय पर बदला जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि शायद ये उनकी राजनीतिक इच्छा को पूरा करने के लिए किया गया था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर द्वारा जीवंत किए गए संविधान की आत्मा को कमजोर करने का एक स्पष्ट प्रयास था। भाजपा नेता पीयूष गोयल ने कहा कि आज राहुल गांधी अपने राजनीतिक एजेंडे के अनुरूप बाबा साहेब के नाम का उपयोग करते हैं, जबकि वे इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं कि किस प्रकार उनके अपने परिवार ने उनके सिद्धांतों को नष्ट करने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि जैसा कि हमने कुछ दिन पहले संविधान हत्या दिवस मनाया था, यह हमें याद दिलाता है कि कैसे राष्ट्र उस समय से ऊपर उठ खड़ा हुआ जब भारत के लोकतंत्र के लिए खतरा पैदा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने शनिवार को आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम स्थित स्टील प्लांट के पुनरुद्धार पर खुशी जाहिर की। स्टील प्लांट के ब्लास्ट फर्नेस 3 के फिर से चालू होने के साथ प्लांट ने अपनी पूरी क्षमता से उत्पादन शुरू कर दिया। ब्लास्ट फर्नेस का नाम अन्नपूर्णा रखा गया है। राम मोहन नायडू ने इस परियोजना के लिए डबल इंजन सरकार को श्रेय दिया और कहा कि स्टील प्लांट ने प्रतिदिन 20,000 टन से अधिक स्टील का उत्पादन करने की अपनी क्षमता बढ़ा दी है। स्टील प्लांट का पुनरुद्धार केंद्र के 11,440 करोड़ की वित्तीय सहायता के माध्यम से संभव हुआ है। मध्य प्रदेश पुलिस ने शनिवार को राज्य कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी पर एक ग्रामीण से झूठे आरोप लगवाने के आरोप में मामला दर्ज किया। अशोकनगर के पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार जैन ने बताया कि पटवारी पर ग्रामीण गजराज लोधी को रिश्वत लेकर मुड्डू गावली गांव के सरपंच के खिलाफ मानव मल खिलाने और आरोप लगाने के लिए उकसाने का आरोप है। पुलिस के मुताबिक गजराज लोधी ने अशोकनगर कलेक्टर से मुलाकात कर एक शपथ पत्र सौंपा। इसमें कहा गया कि कुछ कांग्रेस नेता उसे ओरछा ले गए, जहां उसकी मुलाकात जीतू पटवारी से हुई। पटवारी ने उससे कहा कि वह सरपंच पर मल खिलाने का आरोप लगाए और इसके लिए उसे पैसे भी दिए गए। पुलिस जांच में यह आरोप झूठे पाए गए। गजराज ने बाद में कहा कि उसने ये आरोप जीतू पटवारी के कहने पर लगाए थे, जो गलत थे। इस आधार पर पटवारी और उनके सहयोगियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्वविख्यात रथ यात्रा का पहला चरण पहंडी आज सुबह संपन्न हुआ। इसके अंतर्गत भगवान जगन्नाथ के रथ नंदी घोष, बलभद्र के रथ ताल ध्वज और देवी सुभद्रा के रथ दर्प दलन अपनी मौसी मां के निवास स्थान गुंडीचा मंदिर पहुंच चुके हैं। 12 दिन चलने वाली रथ यात्रा का आज दूसरा दिन है। श्री जगन्नाथ रथ यात्रा में पूरे विश्व से बड़ी संख्या में भक्त उमड़े हैं। इस वर्ष रथ यात्रा में 10 लाख से अधिक भक्त पहुंचे हैं। हर साल महाप्रभु जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा 9 दिनों मौसी के घर गुंडीचा में रहते हैं। इसके बाद बहुड़ा यात्रा के रूप में अपने मुख्य मंदिर लौट आते हैं। बहुड़ा यात्रा 5 जुलाई को निकलेगी। इस बीच रथ यात्रा के लिए पूरी जिला पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। प्रशासन की ओर से भीड़ प्रबंधन की विशेष तैयारियां की गई हैं। अतिरिक्त पुलिस बल, एआई सक्षम सीसीटीवी कैमरे, ड्रोन निगरानी, चिकित्सा स्टाफ और पानी की व्यवस्था की गई है, ताकि इस महापर्व के दूसरे चरण को सुरक्षित रूप से संपन्न किया जा सके।